नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अद्वितीय और कालजयी कृति की जिसने न्याय, मानवता और सहानुभूति जैसे मूल्यों को शब्दों में पिरोकर दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। हम बात कर रहे हैं टू किल अ मॉकिंगबर्ड की। यह प्रसिद्ध उपन्यास 1960 में अमेरिकी लेखिका हार्पर ली द्वारा लिखा गया था। यह उनकी पहली और सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसे आज भी अमेरिकी साहित्य की सबसे प्रभावशाली कृतियों में गिना जाता है। इस उपन्यास को साल 1961 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और आज भी यह पुस्तक दुनिया भर के पाठकों और शिक्षकों की पहली पसंद बनी हुई है। पुस्तक की पृष्ठभूमि अमेरिका के 1930 के दशक की है, जब वहां नस्लभेद और सामाजिक अन्याय अपने चरम पर थे। यह कहानी एक छोटे से शहर मैकॉम्ब, अल्बामा की है, जो असल में लेखक हार्पर ली के बचपन के अनुभवों से प्रेरित है। इस उपन्यास का मूल विचार बेहद शक्तिशाली है। यह हमें यह सिखाता है कि न्याय केवल कानून से नहीं, बल्कि इंसानियत और नैतिकता से भी जुड़ा होता है। इसके केंद्र में है मासूमियत, बच्चों की नजर से देखी गई दुनिया, और एक ऐसा पिता जो अपने सिद्धांतों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड एक ऐसी कहानी है जो न केवल समाज के अन्याय को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्ची बहादुरी क्या होती है, बिना हथियार के लड़ना, जब पता हो कि हार पक्की है, फिर भी डटे रहना। तो आइए इस गहराई से भरे उपन्यास की परतें खोलते हैं, इसके पात्रों से मिलते हैं, इसके घटनाक्रम को समझते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह कहानी आज भी हमारे दिलों में क्यों जीवित है। अमेरिका के एक छोटे से शहर मैकॉम्ब में बसी यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस दौर की सामाजिक असमानताओं, मासूमियत और मनुष्यता की सच्ची तस्वीर है। यह वही दौर था, 1930 का दशक, जब पूरी दुनिया महामंदी की चपेट में थी और अमेरिका के छोटे छोटे कस्बे गरीबी, भेदभाव और सामाजिक अन्याय की आग में झुलस रहे थे। टू किल अ मॉकिंगबर्ड का प्रारंभ ऐसे ही एक वातावरण में होता है, एक धीमी गति से चलने वाला, उदास लेकिन संवेदनशील शहर मैकॉम्ब। मैकॉम्ब की गलियां धूल भरी थीं, लोग सीमित साधनों में जीवन यापन कर रहे थे और एक मौनसी स्वीकारोक्ति ने पूरे शहर को अपनी चपेट में लिया था। नस्लभेद एक सामान्य बात थी। ऐसे परिवेश में रहते हुए भी कुछ लोग थे जो सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होने का साहस रखते थे। उन्हीं में से एक थे एटिकस फिंच। एटिकस एक विधुर पिता हैं, जो अपने दो बच्चों स्काउट फिंच और जेन फिंच के साथ रहते हैं। यह परिवार समाज के प्रचलित नियमों से थोड़ा अलग है। एटिकस न सिर्फ एक वकील हैं, बल्कि एक नैतिक आदर्श की तरह हैं, सच्चाई, करुणा और न्याय का प्रतीक। स्काउट, जो कि इस पूरी कहानी की कथावाचक है, एक जिज्ञासु और चंचल बालिका है। उसकी मासूम आंखों से हम समाज की जटिलताओं को देख पाते हैं। जो बातें वयस्कों को सामान्य लगती हैं, वे स्काउट को चुभती हैं, क्योंकि उसमें अभी भी निष्कलंक समझ है। स्काउट का बड़ा भाई जेम उससे थोड़ा परिपक्व है, लेकिन अब भी अपने बाल्यवय में है। दोनों भाई बहन अपने पिता के सानिध्य में बड़े हो रहे हैं और उन्हीं के मूल्य जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होते ही हमें मैकॉम्ब की उस शांतसी जिंदगी से रूबरू कराया जाता है, जो बाहर से भले ही ठहरी हुई लगे, पर भीतर ही भीतर सुलग रही है। इसी एक रस दिनचर्या को तोड़ते हुए आता है दिल, एक छोटा, चंचल और कल्पनाशील लड़का, जो गर्मियों में अपनी मौसी के पास रहने आता है। दिल का आगमन बच्चों के जीवन में एक नयापन भर देता है। उसकी कहानियां, उसका हाव भाव और उसकी जिज्ञासा स्काउट और जेन को रोमांचित कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी उत्सुकता और आकर्षण का केंद्र बनता है बू रैडली। बू एक रहस्यमय शख्स है जो कभी बाहर नहीं निकलता। उसके बारे में तमाम कहानियां,
अफवाहें और डरावनी कल्पनाएं बच्चों की दुनिया में एक रहस्य और रोमांच भर देती हैं। उनके लिए बू कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक किंवदंती है, एक ऐसा साया जो कभी दिखता नहीं, लेकिन हर वक्त उनके मन में उपस्थित रहता है। बू रैडली के इर्द गिर्द बच्चों की उत्सुकता उस समय के बच्चों की मानसिक स्थिति को दर्शाती है जहां कल्पना और वास्तविकता की रेखा धुंधली होती है। वे कभी बू को देखने के लिए योजनाएं बनाते हैं, तो कभी उसके घर के सामने से गुजरते हुए उसकी परछाई देखने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच लेखक हमें एक और महत्वपूर्ण बात का एहसास कराते हैं, मासूमियत और जिज्ञासा का मूल्य। स्काउट, जेम और डिल की नजर से जब हम समाज को देखते हैं तो हमें साफ साफ दिखता है कि कैसे एक बच्चे की सोच बड़ों की सड़ीगली मानसिकता से कहीं ज्यादा साफ और न्यायसंगत होती है। मेकोम्ब अपने सारे दोषों के बावजूद बच्चों के लिए एक खेल का मैदान है, एक अनुभवशाला है जहां वे न केवल जीवन को समझते हैं बल्कि सही और गलत के बीच की रेखा को खुद तय करना सीखते हैं। और यह सब कुछ होता है एक सहज, भावनात्मक और गहराई से भरे नैरेटिव में। यह भूमिका इस उपन्यास के केंद्रीय विषयों की ओर संकेत करती है, मासूमियत की रक्षा, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और छोटे छोटे अनुभवों से जीवन के बड़े सबक सीखना। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बू रैडली केवल एक रहस्यमयी पात्र नहीं रह जाते बल्कि एक प्रतीक बन जाते हैं उन सभी के लिए जो समाज द्वारा गलत समझे गए, जिन्हें बाहर कर दिया गया, लेकिन जिनके भीतर एक निष्कलंक आत्मा अब भी जीवित थी। डिल, स्काउट और जेम के बीच की दोस्ती, उनकी बातें, उनके खेल और उनकी योजनाएं न सिर्फ मनोरंजक हैं, बल्कि उस समय की सोच और समाज की जटिलता को बच्चों की मासूम आंखों से देखने का मौका भी देती हैं। यह सब कुछ लेखक एक भावनात्मक और प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठक या दर्शक अपने आप जुड़ जाता है। यह वह हिस्सा है उपन्यास का जो हमें तैयार करता है एक बड़े टकराव के लिए जहां इंसानियत और भेदभाव आमने सामने खड़े होंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि बच्चों के मन में सवाल कब और कैसे उठते हैं। स्काउट का यह सवाल, लोग एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, पूरी कहानी की आत्मा है। यही सवाल उसे बड़ा बनाता है और यही सवाल दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। कहानी की यही शुरुआत हमारे मन में बीज बो देती है। हम क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं? क्या हमने भी किसी बू रैडली को बिना जाने समझे केवल सुनी सुनाई बातों पर आंक लिया है? क्या हम भी समाज के बनाए खांचों में जीते हुए अपने बच्चों की मासूमियत को खोने दे रहे हैं? इस प्रकार टू किल अ मॉकिंगबर्ड का यह शुरुआती भाग केवल परिचय नहीं, बल्कि एक सशक्त भावनात्मक मंच है जो आगे चलकर न्याय और नैतिकता की एक अद्भुत गाथा बन जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि परिवर्तन सिर्फ बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रश्नों और मासूम आंखों की सच्ची दृष्टि से आता है। और यही दृष्टि स्काउट, जेम और डिल जैसे बच्चों के माध्यम से हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। स्कूल, समाज और बढ़ती जागरूकता। स्काउट फिंच की स्कूलिंग की शुरुआत एक मासूम बच्चे की तरह नहीं, बल्कि उलझनों से भरे अनुभवों के साथ होती है। स्कूल जिसे हम शिक्षा का मंदिर मानते हैं, वहीं स्काउट को यहाँ निराशा और असंतोष का सामना करना पड़ता है। वह पढ़ाई में तेज है, पहले से पढ़ना जानती है, लेकिन उसकी शिक्षिका उसे यह कहती है कि घर पर पढ़ाई करना गलत है। ये स्थिति दर्शाती है कि शिक्षा व्यवस्था में कितनी सीमाएं और पूर्वधारणाएं हैं। एक बच्ची जो सीखने के लिए उत्सुक है, उसी को दबा दिया जाता है। क्या यह सही है? ये प्रश्न हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने स्कूलों में स्वतंत्र सोच को कितना प्रोत्साहित करते हैं। मैकॉम्ब का सामाजिक ताना बाना स्काउट और जेम के लिए एक जटिल दुनिया का दरवाजा खोलता है।
यहाँ हर परिवार की एक प्रतिष्ठा है, एक परंपरा है और एक स्थान है। फिंच परिवार को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन कुछ परिवारों को निम्न समझा जाता है, सिर्फ उनके सामाजिक या आर्थिक स्तर के कारण। यह भेदभाव बच्चों की सोच में भी धीरे धीरे उतरता है। स्काउट जब यह सब देखती है तो उसका मासूम मन कई बार सवाल करता है, क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए बुरा होता है क्योंकि वह गरीब है या किसी विशेष जाति से है? इस सामाजिक ढांचे की पेचीदगियों को लेखक ने बच्चों की आंखों से दिखाकर इसे और भी प्रभावशाली बना दिया है। समाज की इन दीवारों के बीच स्काउट और जेम एक नई सीख की ओर बढ़ते हैं। वे महसूस करते हैं कि न्याय और समानता की बातें करना आसान है, लेकिन उन्हें व्यवहार में लाना उतना ही कठिन। जब उनके पिता अटिकस समाज के रूढ़िवादिता के खिलाफ खड़े होते हैं, तब बच्चे असली दुनिया की सच्चाइयों से रूबरू होते हैं। जेन की मासूमियत धीरे धीरे अनुभवों में बदलती है और स्काउट भी समझने लगती है कि सही और गलत की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। इसी बीच बू रैडली की रहस्यमयी कहानी और भी गहराती है। वह एक ऐसा पात्र है जिसे बच्चों ने पहले डरावना राक्षस मान लिया था, लेकिन जब उन्हें पेड़ की खोख में छोटे छोटे उपहार मिलने लगते हैं, चॉकलेट, सिक्के, पेंसिल या एक छोटा सा घड़ी, तो यह रहस्य और भी रोमांचक हो जाता है। कौन है यह रहस्यमयी व्यक्ति जो बिना सामने आए इन बच्चों से जुड़ाव महसूस करता है? यह कहानी हमें सिखाती है कि हर कहानी के पीछे एक मानवीय भावना होती है और हर रहस्य डरावना नहीं होता। कुछ रहस्य सिर्फ समझने की प्रतीक्षा में होते हैं। टू किल अ मॉकिंगबर्ड इस भाग में शिक्षा, सामाजिक उम्मीदों और रहस्य जैसे विषयों को इस खूबसूरती से पिरोता है कि दर्शक खुद को इस यात्रा का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। स्काउट के अनुभवों से हम समझते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता, बल्कि समाज, संबंधों और अनुभवों से भी उपजता है। स्कूल एक सीखने की जगह है, लेकिन समाज असली पाठशाला है, जहां इंसानियत, अन्याय और करुणा की असल परीक्षा होती है। इस कहानी का हर क्षण, हर संवाद एक गहरे भावनात्मक स्तर पर असर डालता है। यह सिर्फ स्काउट की यात्रा नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो मासूमियत से न्याय की ओर बढ़ता है, जो सवाल करता है, जो सीखता है और जो कभी हार नहीं मानता। यही इस उपन्यास की आत्मा है और यही संदेश हम सभी के दिलों तक पहुंचता है। मिस मॉडी और नैतिक परिदृश्य, करुणा, मानवता और सम्मान की अनकही गाथा। मैकॉम्ब जैसे छोटे शहर में, जहां सामाजिक परंपराएं और पूर्वाग्रह गहराई से जड़े हुए हैं, वहां एक महिला अपने आत्मबल, करुणा और नैतिक दृष्टिकोण से अलग खड़ी दिखाई देती है, मिस मॉडी एटकिंसन। वह न केवल एक सशक्त महिला हैं, बल्कि एक गूढ़ नैतिक मार्गदर्शक भी हैं, जिनका प्रभाव स्काउट फिंच पर गहराई से पड़ता है। कहानी के इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे मिस मॉडी स्काउट के जीवन में सकारात्मकता और संवेदनशीलता का बीज बोती हैं, और कैसे एक जलती हुई रात में, जब सब कुछ राख में बदल जाता है, तब एक अदृश्य इंसान, बू रैडली, करुणा की एक नर्म छाव बनकर सामने आता है। जब स्काउट सामाजिक अन्यायों, पूर्वाग्रहों और बच्चों के भ्रमित होते मन से जूझ रही होती है, तब मिस मॉडी उसकी दुनिया को संतुलित करने का काम करती हैं। मिस मॉडी पारंपरिक दक्षिणी स्त्रियों से अलग हैं। वे फूलों की बागवानी करती हैं, मीठा बोलती हैं, लेकिन उनके विचार तेज और स्पष्ट होते हैं। वे स्काउट को यह सिखाती हैं कि नैतिकता केवल चर्च जाने से या सामाजिक नियमों का पालन करने से नहीं आती, बल्कि सच्चे इंसान बनने के लिए जरूरी है सहानुभूति, समझ और निडरता। तुम किसी को तब तक सही से नहीं समझ सकते, मिस मॉडी कहती हैं, जब तक तुम उसकी खाल में घुसकर उसकी दुनिया से नहीं देख लेते। ये शब्द जो अटिकस भी दोहराते हैं, बू रैडली की उपस्थिति को लेकर स्काउट और जेम के नजरिए को धीरे धीरे बदलते हैं।
बू रैडली, यह नाम बच्चों के लिए एक रहस्य है, एक छाया जो कभी दिखाई नहीं देती, एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज ने घर के अंधेरे में कैद कर दिया है। शुरू में बच्चे उसे भूत की तरह देखते हैं। वे बू की कल्पनाओं से डरते हैं, कहानियां बनाते हैं और उसे चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पेड़ की खोखली में बू की तरफ से छोटे उपहार मिलने लगते हैं, एक घड़ी, टॉफी, सिक्के, तब बच्चों की समझ में बदलाव आने लगता है। मिस मॉडी बू को लेकर होने वाली अफवाहों पर विश्वास नहीं करती। वे हमेशा कहती हैं कि बू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनके लिए बू एक त्रस्त आत्मा है जिसे दुनिया ने न समझकर अलग थलग कर दिया है। वे स्काउट से कहती हैं, शायद बू बाहर नहीं आना चाहता क्योंकि वह जानता है कि बाहर की दुनिया कितनी निर्दयी है। यह संवाद कहानी की आत्मा को छू जाता है। यह न केवल बू की मानवता को स्थापित करता है बल्कि समाज की कठोरता पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। फिर आती है वह रात जब मिस मॉडी का घर आग की लपटों में घिर जाता है। पूरा मोहल्ला मदद के लिए जुटता है, लेकिन वह घर राख हो जाता है। ठंडी रात, धुआं और जलती लकड़ियों की गंध से सब कुछ भयावह लगने लगता है। इसी रात जब स्काउट सिहरती ठंड में खड़ी होती है, किसी ने उसके कंधों पर एक कंबल रख दिया होता है और जब वह पलटकर देखती है, कोई नहीं होता। बाद में उसे पता चलता है कि यह बू रैडली था, वही छाया जिसे वे डरते थे, वही व्यक्ति जिसे वे कभी एक रहस्यमय खलनायक समझते थे, वही अब उनके लिए एक मौन रक्षक बनकर खड़ा था। यह क्षण कहानी का सबसे मार्मिक बिंदु है। यह क्षण दर्शाता है कि असली दया और मानवता शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप बिना पहचान मांगे अपने कर्तव्य को निभा जाती है। बू का यह छोटा सा कार्य, ठंडी रात में कंबल देना, पूरी कहानी को एक नई रोशनी में रंग देता है। यह बताता है कि बाहर से विचित्र दिखने वाला व्यक्ति भी भीतर से कितना कोमल और संवेदनशील हो सकता है। यह पूरा खंड मिस मॉडी का स्काउट पर प्रभाव, बू की मानवता को लेकर संवाद और आग की रात, तीन प्रमुख विषयों को उजागर करता है: सहानुभूति, करुणा और मानवीय गरिमा। सहानुभूति का मतलब सिर्फ किसी के दुख को महसूस करना नहीं है, बल्कि उसकी परिस्थिति को समझना है, जैसे मिस मॉडी ने बू के संदर्भ में समझाया। करुणा वह शक्ति है जो हमें दूसरों के लिए बिना अपेक्षा के अच्छा करने को प्रेरित करती है, जैसे बू ने किया। और मानवीय गरिमा यह वह मूल्य है जो हर इंसान को समाज में सम्मान से जीने का अधिकार देता है, चाहे वह कितना ही भिन्न क्यों न हो। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं वर्गभेद, धार्मिक तनाव, जातिगत पूर्वाग्रह, तो हमें यह कहानी बार बार याद आती है। यह खंड हमें सिखाता है कि हम सबको किसी बू रैडली को समझने की जरूरत है, किसी को जो हमारी दृष्टि में अजीब हो लेकिन भीतर से उतना ही कोमल और सच्चा हो। मिस मॉडी और बू रैडली, दो किरदार जो मुख्यधारा के बाहर रहते हुए भी नैतिकता और करुणा का सबसे सुंदर चित्र बनाते हैं। यह खंड कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाता, यह पाठक और दर्शक दोनों के मन में सवाल उठाता है। हम खुद कितने करुणामय हैं? क्या हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं? क्या हम समाज के अलग माने गए व्यक्तियों को भी इंसान की तरह देखने का साहस रखते हैं? यही वह ताकत है जो टू किल अ मॉकिंगबर्ड को कालजयी बनाती है, और यही वह भाव है जो आपके वीडियो को एक शक्तिशाली, भावनात्मक और यादगार अनुभव में बदल देगा। टू किल अ मॉकिंगबर्ड एक ऐसी कृति है जो अन्याय और नैतिक साहस के बीच की टकराव को बेहद भावनात्मक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। इस कहानी का केंद्र बिंदु वह क्षण है जब अटिकस फिंच एक गोरे वकील के रूप में एक अश्वेत व्यक्ति टॉम रॉबिन्सन का बचाव करने का साहसिक निर्णय लेते हैं। यह निर्णय न केवल कानूनी रूप से
बल्कि नैतिक रूप से भी समाज के खिलाफ खड़े होने जैसा है। अटिकस का यह कदम उस गहरे भेदभावपूर्ण समाज में एक नई रोशनी की तरह उभरता है, जहां नस्लीय अन्याय सामान्य जीवन का हिस्सा बन चुका है। टॉम रॉबिन्सन पर लगे झूठे आरोप कि उसने एक श्वेत महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, पूरी तरह से उस समय के समाज की मानसिकता को उजागर करते हैं, जहां एक अश्वेत की गवाही की कोई कीमत नहीं थी। अटिकस इस मामले को केवल एक कानूनी लड़ाई की तरह नहीं देखते, बल्कि यह उनके लिए एक नैतिक लड़ाई है, सत्य बनाम झूठ, समानता बनाम भेदभाव और साहस बनाम भीड़ का दबाव। जब अटिकस यह केस स्वीकार करते हैं, तो कौम का पूरा समाज उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए जाते हैं। लोगों की नजरों में वे निगलवर, नस्लवादी अपशब्द बन जाते हैं। लेकिन अटिकस इन अपमानों को चुपचाप झेलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि न्याय और मानवता की रक्षा करना हर कीमत पर जरूरी है। उनके बच्चों स्काउट और जेन को भी इस फैसले की सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है। स्कूल में स्काउट को ताने सुनने पड़ते हैं, पड़ोसियों की बातें झेलनी पड़ती हैं। जेन को अपने दोस्तों और अपने ही रिश्तेदारों की नफरत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अटिकस की छवि एक आदर्श पिता और नैतिक नायक के रूप में उभरती है। वे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हर सच्चा व्यक्ति उस वक्त खड़ा होता है जब खड़ा होना सबसे कठिन होता है। उनका यह संवाद, मैं इसलिए यह केस ले रहा हूं क्योंकि अगर मैं इसे मना कर दूं तो मैं अपने ही बच्चों की आंखों में नहीं देख पाऊंगा, दिल को चीर देने वाला है। यह उस गहरी नैतिकता का परिचायक है जो अटिकस की आत्मा का हिस्सा है। टॉम रॉबिन्सन के केस के माध्यम से हमें यह देखने को मिलता है कि किस प्रकार कानून की किताबें सभी को समान मानती हैं, लेकिन समाज की किताबें भेदभाव से रंगी हुई हैं। अदालत में अटिकस जो दलीलें देते हैं, वे केवल टॉम की बेगुनाही को साबित करने की कोशिश नहीं होती, बल्कि वे पूरे समाज को आईना दिखाती हैं। वह कहते हैं, कोर्ट ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां सभी मनुष्य बराबर होते हैं। लेकिन अफसोस, उस कोर्ट में भी पूर्वाग्रह और रंगभेद अपनी जड़ें जमा चुके हैं। टॉम की मासूमियत के बावजूद जूरी उसे दोषी करार देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह काला है। यह फैसला एक गहरी चोट की तरह आता है, न सिर्फ अटिकस के लिए बल्कि उन सभी के लिए जो न्याय की उम्मीद करते हैं। यह वही पल है जहां कहानी सिर्फ एक उपन्यास नहीं रह जाती, यह एक सामाजिक दस्तावेज बन जाती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम वाकई न्यायप्रिय हैं? क्या हम सचमुच बराबरी में विश्वास करते हैं? इस पूरे संघर्ष के दौरान अटिकस का संयम, उनका आत्मबल और उनका सत्य के प्रति समर्पण हमें अंदर तक झकझोर देता है। वे बार बार यह साबित करते हैं कि नैतिक साहस का मतलब केवल तलवार उठाना नहीं होता, बल्कि उस समय सच्चाई के साथ खड़े रहना होता है जब पूरा समाज आपके खिलाफ हो। इस कहानी में न्याय केवल एक कानूनी शब्द नहीं है, यह एक भावना है, एक संघर्ष है और एक कसम है कि हम भले ही हार जाएं, लेकिन असत्य के आगे झुकेंगे नहीं। नस्लवाद केवल एक मुद्दा नहीं, बल्कि एक नासूर है जो समाज की आत्मा को अंदर से खोखला कर रहा है। और नैतिक साहस केवल अटिकस की ताकत नहीं, बल्कि वह प्रकाश है जो हमारे भीतर भी जल सकता है, अगर हम आंखें खोलें, खड़े हों और सही के साथ चलने का संकल्प लें। इस केस के बाद भले ही अटिकस को हार मिली हो, लेकिन उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो हर पाठक के दिल में एक चिंगारी जला देती है। यह चिंगारी हमें याद दिलाती है कि न्याय केवल कोर्ट रूम में नहीं, हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे निर्णयों में भी होना चाहिए। टू किल अ मॉकिंगबर्ड का यह भाग न केवल कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा है, बल्कि यह उस आदर्श की स्थापना करता है जहां एक इंसान, चाहे अकेला क्यों न हो,
अगर सत्य के साथ है तो वह पूरी दुनिया के सामने अडिग खड़ा हो सकता है। क्या आप भी इस कहानी में अटिकस की तरह नैतिक साहस दिखाने को तैयार हैं? क्या आप भी सच्चाई के लिए खड़े हो सकते हैं, भले ही सारी दुनिया आपके खिलाफ हो? अगर हाँ, तो आप केवल एक पाठक नहीं, बल्कि इस क्रांति के सच्चे वाहक हैं। इसलिए इस कहानी को सिर्फ पढ़िए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि जैसे अटिकस कहते हैं, साहस यह नहीं है कि तुम बंदूक लेकर सामने जाओ, साहस यह है कि तुम जानते हो तुम हार जाओगे, फिर भी पूरी ईमानदारी से लड़ते हो और वही करते हो जो सही है। बच्चों की दृष्टिकोण में बदलाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है टू किल अ मॉकिंग बर्ड की कथा में। इस बदलाव का केंद्र बिंदु है एक गहरा, भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाला संदेश, किसी दूसरे के जूते में चलकर देखो, तभी तुम उसे समझ सकोगे। यह संवाद अटिकस फिंच का है, जो केवल एक वाक्य नहीं बल्कि नैतिकता की नींव है। अटिकस अपने बच्चों स्काउट और जेन को यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि सहानुभूति केवल सहानुभूति के शब्दों में नहीं, बल्कि समझदारी और संवेदना के अनुभवों में होती है। यह शिक्षा बच्चों के जीवन में धीरे धीरे गहराई से प्रवेश करती है। अब हम देखते हैं कि जेन एक संवेदनशील किशोर में परिवर्तित हो रहा है। उसकी मासूमियत धीरे धीरे कटु यथार्थ से टकरा रही है। एक समय जो खेल था, वह अब सवालों में बदल गया है। न्याय, भेदभाव और समाज के दोहरे मापदंड, यह सब उसके सामने एक कड़वे सच के रूप में खड़ा है। जब अटिकस टॉम रॉबिन्सन का केस लेते हैं, जेम उस स्थिति को केवल एक कानून प्रक्रिया के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक गहरी नैतिक लड़ाई के रूप में महसूस करता है। उसकी आंखों में उस दुनिया की दरारें दिखने लगती हैं, जिसे वह पहले सुरक्षित और निष्कलंक मानता था। इसी दौरान कैलपर्निया, जो एक अश्वेत महिला होते हुए भी फिंच परिवार की सदस्य जैसी है, स्काउट और जेन को अपने अश्वेत चर्च में लेकर जाती है। यह अनुभव बच्चों के लिए एक सांस्कृतिक झटका है। चर्च में उनका स्वागत होता है, लेकिन साथ ही उन्हें एक ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जो उनसे एकदम भिन्न है, गरीबी, संघर्ष और फिर भी आत्मसम्मान से भरी दुनिया। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक है, क्योंकि यह केवल धार्मिक भिन्नता को नहीं दिखाता, बल्कि सामाजिक और नस्लीय विभाजन की गहराई को उजागर करता है। यह अनुभव बच्चों के मन में सवाल उठाता है, क्या इंसान की जाति उसकी इंसानियत से ऊपर हो सकती है? जैसे जैसे यह भावनात्मक यात्रा आगे बढ़ती है, कहानी में प्रवेश होता है आंटी अलेक्जेंड्रा का। वह पारिवारिक परंपराओं और सामाजिक रीतियों की प्रतीक हैं। उनका मानना है कि एक लड़की को एक लड़की की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, एक फिंच को फिंच की प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए और एक श्वेत व्यक्ति को अपनी ऊंची जातीय स्थिति पर गर्व होना चाहिए। उनका आगमन बच्चों पर सामाजिक दबावों को और अधिक तीव्रता से लाता है। स्काउट, जो अब तक एक स्वतंत्र आत्मा थी, अब आंटी की पारंपरिक अपेक्षाओं के साथ संघर्ष करती है। यह द्वंद्व बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत पहचान बनाम सामाजिक अपेक्षा। इस भाग की थीम्स बहुत गहरी और जीवन के मूल सवालों से जुड़ी हुई हैं। यह भाग ग्रोथ यानी बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास को दर्शाता है। जेम और स्काउट अब केवल बाहरी दुनिया को नहीं समझ रहे, वे अपने भीतर भी झांक रहे हैं। साथ ही आइडेंटिटी, उनकी पहचान, वह किस परिवार से हैं, किस संस्कृति में पल रहे हैं और किस प्रकार की सोच उन्हें आकार दे रही है, यह भी साफ होती जा रही है। और सबसे बड़ी लड़ाई है ट्रेडिशन वर्सेस मॉरलिटी। क्या हमें सिर्फ इसलिए किसी परंपरा को मानना चाहिए क्योंकि वह पुरानी है, या फिर हमें उस परंपरा को बदलना चाहिए जो अन्याय और असमानता को जन्म देती है?
हर वाक्य, हर दृश्य में लेखक हार्पर ली यह दर्शाती हैं कि बदलाव केवल बाहरी स्थितियों से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। जब हम किसी और के जूते पहनते हैं, जब हम अपने पूर्वग्रहों को चुनौती देते हैं और जब हम अपने बच्चों को वह सिखाते हैं जो इस दुनिया को बेहतर बना सकता है। यही वह भावनात्मक यात्रा है जो इस हिस्से को न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि मानवीय दृष्टि से भी एक अमूल्य रचना बनाती है। यह भाग दर्शकों को केवल कहानी नहीं सुनाता, बल्कि एक आत्ममंथन का रास्ता दिखाता है और यही इसे एक यादगार अनुभव बनाता है। न्यायालयीन मुकदमे की शुरुआत होती है और साथ ही टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास के केंद्रीय संघर्ष का खुलासा भी होता है। यह केवल एक मुकदमे की कहानी नहीं, बल्कि समाज में फैले अन्याय, रंगभेद और नैतिक अंधकार की कहानी है। जब टॉम रॉबिन्सन पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया जाता है, तब पूरा मेकॉम्ब कस्बा अपनी नैतिकता और सामाजिक समझ के असली रूप में सामने आता है। मुकदमे की शुरुआत अदालत के दरवाजे पर लगी भीड़ से होती है। हर कोई यह मामला देखना चाहता है, कुछ लोग केवल मनोरंजन के लिए तो कुछ सच की तलाश में। स्काउट, जेम और उनके मित्र भी इस प्रक्रिया के साक्षी बनते हैं। जैसे ही बॉब यूएल अपने झूठे बयान के साथ गवाही देता है, उसके चेहरे पर नफरत, अहंकार और श्वेत वर्चस्व का जहरीला घमंड साफ झलकता है। वह खुद को पीड़ित के रूप में पेश करता है और उसकी बेटी मैला भी गवाही में भय, भ्रम और मानसिक द्वंद्व से भरी हुई दिखाई देती है। लेकिन इस अंधकार में प्रकाश की किरण बनकर आते हैं अटिकस फिंच। अटिकस केवल एक वकील नहीं है, वह सत्य के एक उज्ज्वल दीपक की तरह हैं। जब वह गवाहियों के माध्यम से सच्चाई उजागर करते हैं कि मैला वास्तव में टॉम रॉबिन्सन की ओर आकर्षित थी और जब उसके पिता ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो गुस्से में आकर टॉम पर झूठा आरोप लगा दिया, तब पूरा न्यायालय स्तब्ध रह जाता है। अटिकस की आवाज में केवल कानून का ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक बल और मानवता के लिए संघर्ष करने वाले एक योद्धा की पुकार होती है। दुर्भाग्यवश इन सभी साक्ष्यों के बावजूद समाज में गहराई से बैठा रंगभेद सब पर हावी हो जाता है, न्यायाधीशों की आंखों पर, शपथ लेकर गवाही देने वालों पर और आम जनता पर भी। टॉम रॉबिन्सन निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहराए जाते हैं। यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक है, स्काउट और जेम के लिए, दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हम एक ऐसे समाज के गवाह बनते हैं जहां त्वचा का रंग नैतिकता से भी अधिक महत्व रखता है। इस प्रसंग में कुछ अत्यंत गहरे भावनात्मक और वैचारिक पहलू हैं। सत्य और झूठ का संघर्ष अटिकस द्वारा उजागर किया गया। सत्य और यूएल परिवार के झूठे आरोपों के बीच दर्शक एक आंतरिक संघर्ष का अनुभव करते हैं। पूर्वग्रह की मानसिकता। मेकॉम्ब के कई नागरिक टॉम को सिर्फ उसकी त्वचा के रंग के कारण दोषी मानते हैं। यह समाज की भयावह मानसिक स्थिति को दर्शाता है। नैतिक अंधकार। अदालत में सत्य सामने होते हुए भी उसे स्वीकार न कर पाने की मानसिकता, यही असली अंधकार है। इन सब के माध्यम से टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें यह सिखाता है कि न्याय, समझदारी और मानवता के लिए हमें एक साहसिक कदम उठाना होगा। हर व्यक्ति के भीतर अटिकस फिंच जैसा साहस और नैतिक बल होना चाहिए। इस मुकदमे के जरिए स्काउट और जेम भी भावनात्मक, नैतिक और मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। इस भाग का अंत एक गहरी सोच को जन्म देता है। सिर्फ सत्य को उजागर करना पर्याप्त नहीं होता, उसे स्वीकार करना और उसके अनुसार कार्य करना ही असली परिवर्तन है। और यही यह उपन्यास सिखाता है कि हमारे समाज में न्याय की असली परीक्षा तब होती है जब हम अल्पसंख्यकों, वंचितों और निस्वार्थ सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं। यह कहानी किसी एक समय की नहीं, बल्कि आज के समाज की भी सच्चाई है। इसलिए अटिकस की उस सत्यपूर्ण आवाज को आज भी सुनने की जरूरत है,
क्योंकि सत्य का बल सदैव अमर और स्थायी होता है। निर्णय और उसके बाद की कहानी, एक करुण सत्य का खुलासा। न्यायालय में सबूतों की स्पष्टता, अटिकस फिंच की दमदार दलीलें और टॉम रॉबिन्सन की मासूमियत के बावजूद निर्णय आता है दोषी। यह शब्द न केवल टॉम रॉबिन्सन की जिंदगी पर एक कठोर मुहर लगा देता है, बल्कि स्काउट और जेन जैसे बच्चों की मासूमियत भी उस पल में टूटकर बिखर जाती है। यह क्षण टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास का सबसे भावनात्मक, सबसे झकझोर देने वाला और सबसे निर्णायक मोड़ है, जहां हम यह समझते हैं कि न्याय की परिभाषा अक्सर समाज के पूर्वग्रहों और भेदभाव के आगे हार मान लेती है। स्पष्ट सबूतों के बावजूद दोषी ठहराया जाना, न्याय की हत्या। अटिकस फिंच ने अदालत में वो सब कुछ किया जो एक आदर्श वकील करता है। उसने तर्कों से, गवाहों की जिरह से और तथ्यों के दम पर यह साबित कर दिया कि टॉम रॉबिन्सन निर्दोष है। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि मेला यूएल झूठ बोल रही है, कि उसके चेहरे पर आए घाव बाएं हाथ से मारे गए, जबकि टॉम का बायां हाथ अपंग था। लेकिन इसके बावजूद निर्णय जो आया वह न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि समाज की सामूहिक मानसिकता को भी उघाड़ कर रख देने वाला था। निर्णय सुनाए जाते ही कोर्टरूम में एक सन्नाटा छा जाता है, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को चीरता है। यह फैसला एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं, एक पूरी व्यवस्था की सच्चाई उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे नस्लीय भेदभाव, पाखंड और सामूहिक पूर्वग्रह एक मासूम की जिंदगी निगल सकते हैं, खुलेआम, सबके सामने, बिना किसी शर्म के। स्काउट और जेन की टूटती मासूमियत, भावनात्मक विघटन की शुरुआत। स्काउट और जेन दोनों ने अपने पिता अटिकस को एक नायक के रूप में देखा था। उनके लिए सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ वही मूल्य थे जो अटिकस ने उन्हें सिखाए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतनी सच्चाई के बावजूद भी न्याय नहीं मिला, तो उनके भीतर कुछ टूट गया। जेन का रोना, उसका गुस्सा और उसका यह कहना कि यह न्याय नहीं है, ये सब केवल एक किशोर की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उस मासूम सोच का अंत है जो यह मानती थी कि सच की हमेशा जीत होती है। स्काउट, जो अब तक समाज को एक निर्दोष नजरिए से देखती थी, अब धीरे धीरे यह समझने लगती है कि दुनिया उतनी साफ नहीं जितनी उसने सोची थी। यह क्षण केवल बच्चों की मासूमियत के अंत का नहीं, बल्कि समाज के नैतिक पतन का भी प्रतीक है। जब बच्चे न्याय की व्यवस्था पर से विश्वास खोने लगे, तो समझिए कि समाज खुद अपने भविष्य से मुंह मोड़ रहा है। टॉम रॉबिन्सन की मृत्यु, आशा की अंतिम सांस। न्यायालय का फैसला सुनने के बाद टॉम को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन शायद उसके भीतर यह यकीन पूरी तरह टूट चुका था कि यह दुनिया कभी भी उसके लिए न्यायपूर्ण हो सकती है। इसलिए एक दिन वह जेल से भागने की कोशिश करता है। उसके मन में शायद यह विचार रहा होगा कि वह अपनी आजादी को खुद हासिल करेगा, क्योंकि समाज ने उसे कभी उसका हक दिया ही नहीं। लेकिन जैसे ही वह जेल की बाड़ फांदने की कोशिश करता है, उस पर गोलियां चला दी जाती हैं। और यह कोई चेतावनी की गोली नहीं थी, उसे 17 गोलियां मारी जाती हैं। 17 गोलियां। क्या एक निहत्थे, अपंग व्यक्ति को मारने के लिए इतनी गोलियां जरूरी थीं? नहीं, यह कोई गिरफ्तारी की कोशिश नहीं थी। यह एक जातीय बदले की आग थी, एक घृणा का विस्फोट जो कानून की आड़ में इंसानियत को छलनी कर गया। टॉम की मृत्यु एक चेतावनी नहीं, एक सवाल है, समाज के विवेक पर, उसकी न्याय प्रणाली पर और उसके दिलों में पल रहे नफरत के बीजों पर। थीम, मासूमियत का अंत और न्याय की विफलता। इस घटनाक्रम से उपन्यास में 2 गहरी और दर्दनाक थीमें उभर कर सामने आती हैं, मासूमियत की मृत्यु और न्याय की हार। मासूमियत का अंत केवल टॉम की मृत्यु तक सीमित नहीं है।
यह स्काउट और जेन के साथ साथ हर उस पाठक या दर्शक की मासूम सोच को भी तोड़ देता है जो अब तक यह मानता था कि दुनिया में सच्चाई की कदर होती है। जब निर्दोष लोगों को सजा दी जाती है और झूठे सम्मानित होते हैं, तब समझिए कि समाज ने अपनी आत्मा को बेच दिया है। न्याय की विफलता इस कहानी का मूल है। जब अदालत, जो सत्य का मंदिर मानी जाती है, पूर्वग्रहों के आगे झुक जाए, तब उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। टॉम रॉबिन्सन की हार न्याय की हार है, मानवता की हार है और एक आदर्श व्यवस्था के स्वप्न की भी हार है। दर्शकों के लिए आत्ममंथन, क्या हम सच में बदल गए हैं? इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह है कि क्या हम आज इससे अलग हैं? क्या आज भी हमारे समाज में निर्दोष लोगों को केवल उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर सजा नहीं दी जाती? क्या आज भी शक्तिशाली लोग न्याय को मोड़ नहीं लेते? क्या आज भी समाज झूठी प्रतिष्ठा की खातिर सच्चाई को कुचलता नहीं? अटिकस की तरह आज भी बहुत से लोग हैं जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, लेकिन उनका संघर्ष आसान नहीं होता। हर अटिकस को आज भी उस समाज से लड़ना पड़ता है जो बदलाव से डरता है, जो पूर्वग्रहों की कैद में है और जो न्याय की बजाय सुविधा को चुनता है। अटिकस की आवाज आज भी गूंजती है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड की यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, यह वर्तमान का आईना है। टॉम रॉबिन्सन की हत्या एक आदमी की नहीं, इंसाफ की हत्या थी। स्काउट और जेन की टूटती मासूमियत समाज के खोखले मूल्यों की पहचान है। और अटिकस फिंच की लड़ाई वो आज भी जारी है, हर उस इंसान में जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है, जो भीड़ के खिलाफ बोलता है, जो सच के लिए अकेला रहना स्वीकार करता है। हमें यह समझना होगा कि सच बोलना ही काफी नहीं होता, उसे सुनना, समझना और उस पर कार्य करना ही असली परिवर्तन लाता है। टॉम की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी यह होती है कि हम एक ऐसा युद्ध लड़े जिसके जीतने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिसे लड़े बिना आत्मा मर जाती है। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही रास्ता न्याय की ओर ले जाता है। इसलिए जब अगली बार हम किसी अन्याय को देखें, तो अटिकस की तरह खड़े हों और उसकी तरह डटकर सच का साथ दें। सच कभी नहीं मरता, उसे बस कुछ आवाजों की जरूरत होती है। बॉब यूएल का बदला, एक कायरता की कहानी और अनदेखी वीरता का उदय। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार होता है, और जब यह अहंकार सच्चाई के सामने बेनकाब हो जाता है, तो वह बदले की आग में जलने लगता है। यही हुआ बॉब यूएल के साथ, जब अदालत में अटिकस फिंच ने पूरी ईमानदारी और निर्भीकता से उसे झूठा साबित कर दिया। उस क्षण से बॉब यूएल के मन में केवल एक ही भावना थी, बदला। यह बदला न्याय के लिए नहीं था, बल्कि अपने अहंकार की तुष्टि के लिए था। अदालत में टॉम रॉबिन्सन का केस हारने के बावजूद अटिकस ने जिस तरह से बॉब यूएल की झूठी गवाही को तार तार किया, उसने यूएल के आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया। लेकिन गौर कीजिए, वह आत्मसम्मान सच्चाई पर नहीं, झूठ पर आधारित था। अटिकस ने उसे केवल वही आईना दिखाया जो वह था, एक कायर, झूठा और नफरत से भरा व्यक्ति। यही अपमान यूएल के लिए असहनीय बन गया। इसके बाद यूएल की हरकतें धीरे धीरे खतरनाक होती चली गईं। उसने अटिकस और उसके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। एक शांत, सभ्य समाज में यह डर धीरे धीरे छुपे हुए जहर की तरह फैलने लगा। यूएल अटिकस को खुलेआम धमकी देता है, कोर्ट के बाहर थूकता है, उनके घर के आसपास घूमता है और यहाँ तक कि अटिकस की बच्चों पर तक बुरी नजर डालता है। यह सब केवल उसकी घृणा का नतीजा था। वह जानता था कि वह अटिकस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वह उनके सबसे कमजोर हिस्से को निशाना बनाना चाहता था, उनके बच्चे।
स्काउट और जेन के मासूम जीवन में खतरे की परछाई मंडराने लगती है। अटिकस सतर्क रहता है, लेकिन समाज की आंखों से छिपा यह खतरा लगातार बढ़ता जाता है। और फिर आता है हैलोवीन की रात। वह रात जो बच्चों के लिए मासूमियत और मस्ती से भरी होती है, वो इस परिवार के लिए डरावनी और दर्दनाक बन जाती है। स्काउट और जेन जब स्कूल से लौट रहे होते हैं, तभी एक काली परछाई उनका पीछा करती है। अंधेरे में अचानक हमला होता है। जेन को घायल कर दिया जाता है। स्काउट की पोशाक उसकी रक्षा करती है, लेकिन यह एक जानलेवा हमला था। और यह सब एक आदमी की कायरता और नफरत की उपज थी, बॉब यूएल की। लेकिन तभी कहानी में एक अनदेखा नायक प्रवेश करता है। बू रैडली, वह व्यक्ति जिसे समाज ने सालों से अंधेरे में छोड़ दिया था, वह इस खतरनाक स्थिति में सामने आता है। बू रैडली, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, जिसने अपने घर की चारदीवारी से बाहर शायद ही कोई उम्मीद रखी थी, वह उस रात न केवल बाहर आता है, बल्कि बच्चों की जान बचाता है। वह यूएल से लड़ता है और उसे खत्म कर देता है। यह एक ऐसा क्षण है जहां कायरता और वीरता आमने सामने खड़ी होती हैं, और जीत होती है उस वीरता की जो अनकही थी, अनदेखी थी, लेकिन पूरी तरह सच्ची थी। इस घटना से हमें दो गहरे संदेश मिलते हैं। पहला, नफरत इंसान को कायर बनाती है, और दूसरा, सच्चा नायक हमेशा दिखावे में नहीं होता। बॉब यूएल का बदला असल में उसका खुद का अंत बन गया। और बू रैडली, जो वर्षों तक रहस्यमय बना रहा, उस रात एक नायक बनकर उभरा। वह नायक जो किसी पुरस्कार या प्रशंसा की इच्छा नहीं रखता था, सिर्फ इंसानियत की पुकार सुनकर आगे आया। इस पूरी कहानी से जो भावना निकलती है, वो बहुत ही शक्तिशाली और झकझोर देने वाली है। हम सोचते हैं कि बुराई बड़ी होती है, लेकिन अच्छाई जब खड़ी होती है तो वह सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशनी से भर देती है। बू रैडली प्रकट होते हैं। यह पल केवल एक रहस्य के उजागर होने का नहीं है, बल्कि यह इंसानियत, वीरता और आत्मा की गहराइयों में छुपे सच्चे नायक की कहानी का चरम बिंदु है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो दुनिया से छुपा हुआ था, लेकिन अंत में दुनिया को बचाने के लिए सामने आया। हैलोवीन की उस भयावह रात की कल्पना कीजिए। चारों ओर अंधेरा, निःशब्दता और दो मासूम बच्चे, स्काउट और जेन, अपने घर लौट रहे हैं। परंतु उस अंधेरे में कहीं एक खतरनाक इरादा भी छिपा हुआ है, बॉब यूएल का कायरतापूर्ण बदला। और फिर होता है हमला, अचानक, बेरहम और प्राणघातक। जेन बुरी तरह घायल होता है, स्काउट डर के मारे कांपती है। लेकिन तभी एक छाया उभरती है, बू रैडली, जिसे पूरा कस्बा एक डरावना व्यक्ति मानता था, जो वर्षों से अपने घर से बाहर नहीं निकला था। वही बू रैडली बच्चों की रक्षा के लिए आगे आता है और अपने शांत, सधे हुए लेकिन निर्णायक कदमों के साथ बॉब यूएल का अंत करता है। यह हत्या नहीं, आत्मरक्षा थी, लेकिन उससे भी अधिक यह करुणा और सच्ची वीरता की पराकाष्ठा थी। शेरिफ टेट इस पूरी घटना को गहराई से समझता है। वह जानता है कि बू रैडली ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि एक महान कार्य किया है। उसने मासूमों की जान बचाई है। इसलिए वह निर्णय लेता है कि इस घटना को एक हादसा बताया जाए। शेरिफ टेट के शब्दों में एक गूंज है, बू को अदालत में घसीटना जैसे एक निर्दोष पक्षी को मारना होगा। यह वही संदेश है जो अटिकस ने स्काउट को पहले समझाया था, मॉकिंगबर्ड को मारना पाप है, और अब स्काउट इस बात को पूरी तरह समझ जाती है। बू रैडली वह मॉकिंगबर्ड है, निर्दोष, शांत, लेकिन भीतर से परोपकारी। स्काउट और बू का आमना सामना अत्यंत भावुक कर देने वाला दृश्य है। वर्षों तक जिसे स्काउट एक रहस्यमयी और डरावनी छाया मानती रही, आज वह उसके सामने खड़ा है, न डरावना, न रहस्यमयी, बल्कि एक कोमल, शर्मीला और बेहद इंसान व्यक्ति।
स्काउट उसकी आंखों में झांकती है और देखती है, समझती है, और उसी क्षण वह एम्पैथी, सहानुभूति का असली अर्थ जान जाती है। अटिकस ने हमेशा कहा था, अगर तुम किसी को समझना चाहते हो तो उसकी त्वचा में घुसकर देखो, और आज स्काउट वो कर दिखाती है। बू रैडली की कहानी रिडेम्पशन की भी कहानी है। समाज द्वारा त्यागा गया, गलतफहमियों का शिकार बना एक व्यक्ति जो अंत में अपनी मानवता के बल पर एक असाधारण नायक बन जाता है। वह समाज के लिए कुछ कहे बिना, कुछ मांगे बिना, केवल अपने कर्मों के जरिए अपनी सच्चाई सामने लाता है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि सच्ची बहादुरी क्या होती है। बहादुरी सिर्फ तलवार चलाना नहीं, बल्कि खुद को खतरे में डालकर दूसरों की रक्षा करना है, चुपचाप, बिना किसी प्रशंसा की आशा के। बू रैडली का यह कृत्य हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा साहस वही होता है जो सबसे चुपचाप होता है। इस क्षण में इंसानी संबंधों की गहराई उजागर होती है। स्काउट जो कभी बू से डरती थी, अब उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है, और जब वह बू के घर के बरामदे पर खड़ी होकर उसके नजरिए से मोहल्ले को देखती है, तो उसे पूरी दुनिया एक नए दृष्टिकोण से समझ में आती है। वह जान जाती है कि हर व्यक्ति की एक कहानी होती है, और हर कहानी को सुनने, समझने और महसूस करने की जरूरत होती है। ये दृश्य, ये भावनाएं हमें भीतर तक झकझोर देती हैं। हम खुद से पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हम भी किसी बू रैडली को बिना समझे ही जज करते रहे हैं? क्या हमने भी कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी समझा है? इस कहानी का अंत एक गहरे प्रभाव के साथ होता है, न सिर्फ स्काउट के लिए बल्कि हम सबके लिए। ये सिर्फ एक उपन्यास की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जिसमें हम अपने पूर्वाग्रह, अपने डर और अपनी समझ की सीमा देख सकते हैं। बू रैडली का प्रकट होना इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई, अच्छाई और मानवता कभी हारती नहीं, भले ही वो कितनी भी छिपी हुई क्यों न हो। और अंततः यही भावना हमें बदलने की, बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। तो याद रखिए, सच्चा नायक वह नहीं जो मंच पर चमकता है, सच्चा नायक वह होता है जो अंधेरे में चुपचाप इंसानियत की लौ जलाए रखता है। बू रैडली एक चुप नायक, एक सच्चा इंसान और इंसानियत का जीवंत प्रतीक। समाप्ति के समय स्काउट का विचार और अटिकस की शिक्षाएं। कहानी के अंतिम क्षणों में स्काउट सोचती है कि अब वह जो भी जानती है वह सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने पिता अटिकस फिंच के दृष्टिकोण से भी देख सकती है। यह विचार न केवल एक बच्चे का, बल्कि समाज में एक सामान्य व्यक्ति का भी है। अटिकस ने स्काउट को हमेशा यह सिखाया था कि किसी को समझने के लिए हमें उसे अपनी आंखों से नहीं, बल्कि उसकी नजरों से देखना चाहिए। यह उस नायकत्व का प्रतीक है जो कहानी के माध्यम से हमें दिखाई देता है। यह उपदेश सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह जीवन भर काम आता है जब हम समाज में नैतिकता और न्याय के बारे में विचार करते हैं। कहानी का अंत और न्याय, करुणा और समझदारी का संदेश। टू किल अ मॉकिंगबर्ड का समापन न केवल कहानी के पात्रों के लिए, बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक गहरे संदेश के रूप में होता है। टॉम रॉबिन्सन की निर्दोषता को न समझने और उसे दोषी ठहराने की असफलता, और फिर स्काउट का अटिकस की शिक्षाओं को समझना, यह हमें यह सिखाता है कि सच्चे न्याय के लिए केवल कानूनी प्रक्रिया ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की मानसिकता और उसकी समझ भी महत्वपूर्ण है। जब तक हम किसी के साथ सहानुभूति महसूस नहीं करते, तब तक हमें सही और गलत की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। कहानी का वर्तमान समाज से संबंध और उसकी प्रासंगिकता। इस उपन्यास का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। समाज में भेदभाव, असमानता और नस्लीय तनाव आज भी विद्यमान हैं।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी समुदाय के प्रति नफरत को दूर करने के लिए अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। आज के समाज में भी, जहां सोशल मीडिया और सार्वजनिक विचारधारा का प्रभाव है, यह उपन्यास हमें यह समझाता है कि सच्चाई, न्याय और सहानुभूति के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। कथानक की धारा और इसके भावनात्मक पक्ष। जब स्काउट और जेम छोटे थे, तब उन्होंने जो कुछ भी देखा वह सिर्फ घटनाओं का क्रम था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया। अटिकस के नैतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर उन्होंने यह सीखा कि केवल परिवार के सदस्यों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भी हमें सहानुभूति और समझदारी का व्यवहार करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य केवल वह नहीं है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, बल्कि सत्य को समझने के लिए हमें उसे किसी अन्य व्यक्ति की नजरों से देखना पड़ता है। समाज में नैतिक मूल्यों का महत्व और उनका संप्रेषण। कहानी के भीतर नैतिक दृष्टिकोण और मानवता का विशेष स्थान है। अटिकस का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हमें खुद के सिद्धांतों पर खड़ा रहना चाहिए, भले ही समाज की प्रतिक्रिया कुछ भी हो। जब पूरा समाज किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराता है, तब एक व्यक्ति का सही निर्णय उसे सच्चे न्याय के रास्ते पर ले जाता है। यह कहानी हमें यह समझाने में मदद करती है कि समाज में जितनी भी विकृतियां हैं, उनका समाधान केवल सामूहिक सहानुभूति, समझ और वास्तविकता के दृष्टिकोण से ही हो सकता है। निष्कर्ष, मानवीय मूल्यों का स्थायी प्रभाव। टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें यह सिखाता है कि न्याय केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी होना चाहिए। इस उपन्यास का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि समाज में घृणा, भेदभाव और असमानता की ताकतें आज भी मजबूत हैं। इसके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति और समझदारी रखते हैं, तो हम समाज को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। समाप्ति में, यह उपन्यास हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों का संदेश देता है: सत्य, न्याय, सहानुभूति और मानवता। यही वही संदेश है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि हम अपनी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकें।